Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Saad and here is presented little introduction about myself. आज हम जो चीज़ पढ़ने लगे हैं वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स होती है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती है। जैसे हम आमतौर पे बॉन्ड की बात करते हैं ना कि जैसे हमारे बहन भाइयों में एक बॉन्ड है जनाब, एक मोहब्बत है, कुदरत ने एक चीज़ रखी हुई है जो हम सबको जोड़ कर रखती है। तो इसी तरह जो केमिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्यों जुड़ जाते हैं, वो बॉन्ड कैसे बनता है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने लगेंगे। तमाम एटम्स जो हम अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं, वो तमाम एटम आपको मालूम है उसमें ज़्यादातर रिएक्टिव हैं, वो स्टेबल नहीं होते नेचर में। या तो उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है या तो उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस रखते हैं या ये कह लें कि उनमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है, हम कहते हैं जनाब वो मेटल्स होते हैं। और वो एटम्स या वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स लेने की सलाहियत रखते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, हम कहते हैं जनाब ये नॉन मेटल्स हैं। तो इन तमाम एटम्स को स्टेबल होने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है। जैसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहीं पे देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है और वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये तो एक सरसरी सी बात है, हम इसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड्स की कई टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली टाइप है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो कि नाम से ही जाहिर है कि दो डिफरेंट आइंस के दरमियान बनता है। दो डिफरेंट आइंस के दरमियान बनता है ऐसे एटम्स, ऐसे दो एटम्स के जिनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है वो 1.7 हो। आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींचने की सलाहियत। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 और इससे अबव है तो फिर ये कहा जाता है कि जनाब उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब ज़्यादा खींचेगा और एक वक्त आएगा वो डिसलॉज कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में ही शामिल कर लेगा दूसरे एटम से निकाल के। तो इस तरह से वो एटम जिसके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए या इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और वही इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे एटम के ऑर्बिट में शामिल हो जाएगा तो उसके एटम के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो लिहाजा एक जानिब हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक जानिब हो गया नेगेटिव चार्ज। तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जनाब सोडियम एटम को जब कुछ एनर्जी दी गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। अब क्लोरीन जब इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में दाखिल करेगा, क्लोरीन को आखिरी शेल को मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत होती है। तो सोडियम का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने ऑर्बिट में शामिल कर लेगा और क्लोराइड आइन बन जाएगा। जब भी क्लोराइड आइन यानी इलेक्ट्रॉन आप किसी भी शेल के अंदर दाखिल करते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ये हमने ऑनलाइन लेक्चर में अपने स्टडी भी किया था बहुत डिटेल में, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये होती है -348 किलो जूल पर मोल। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया जो सोडियम कैटाइन बन गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोराइड आयन बन गया। यहाँ पे ये जो क्या आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्लोराइड, ये एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव है, चार्ज मैंने लगाया है लेकिन वो क्योंकि छोटा है शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है और ये जो सोडियम कैटाइन है, इन दोनों अपोजिट चार्जेस के दरमियान एक अट्रैक्शन होती है और इसकी वजह से ये दोनों अपोजिट चार्जेस जुड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने कभी बचपन में मैग्नेट का खेल खेला होगा। तो जब दो मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो दोनों बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो जब ये दोनों आइंस आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके जुड़ने के नतीजे में ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। ये मॉलिक्यूल कह लें आप इसको, ये स्टेबल हो जाता है और जब भी कोई चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है। तो इन दो डिफरेंट आइंस के आपस में जुड़ जाने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी एनर्जी होती है, दैट इज -788 किलो जूल पर मोल। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी है, यानी क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में दाखिल किया तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई और जब ये दोनों आइंस आपस में जुड़े तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई।
तो टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, -348 -788। अब आपको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए यानी सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी वो है 495 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ी, और रिएक्शन जब स्टार्ट हो गया, जब क्रिस्टल बनना शुरू हो गए, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 495 से कहीं ज़्यादा है। तो अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये बाकी के सोडियम आयंस को आयनाइज करने के लिए काफ़ी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी है। मतलब एक दफ़ा आपने शुरू में एनर्जी दे दी तो अब बाद में आपको एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और क्रिस्टल एनर्जी की बुनियाद पे, सॉरी लैटिस एनर्जी की बुनियाद पे, तो वो इनफ होगी आने वाले सोडियम को आयनाइज करने के लिए। ये जो बनने वाले आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपके सामने पेश की गई है। ये ज़्यादातर हार्ड सॉलिड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो एटम्स को आपस में या आइंस को, ये कह लेंगे आइंस को आपस में बहुत मजबूती से जोड़ के रखती है, तो उनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट है पानी, तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आयनिक कंपाउंड्स आमतौर से सॉल्युबल होते हैं। कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो पानी के अंदर कम सॉल्युबल या इनसॉल्युबल भी होते हैं। उसकी वजह उनकी लैटिस एनर्जी होती है। हमने बात की थी कुछ देर पहले कि जब भी कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है, जब आइंस आपस में एक ख़ास पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो एक डेफिनेट पैटर्न में जुड़ने की वजह से जितनी एनर्जी रिलीज होती है आप उसको कहते हैं कि जनाब ये लैटिस एनर्जी है। और अगर इतनी ही एनर्जी हम किसी भी सॉलिड को दे दें या किसी क्रिस्टल को दे दें तो वो क्रिस्टल टूट जाता है। और अगर इतनी एनर्जी किसी भी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में डालने की वजह से, सॉल्वेशन की वजह से अगर इतनी एनर्जी उस क्रिस्टल को मिल जाती है तो वो क्रिस्टल टूट जाता है। तो बास आयनिक कंपाउंड्स की क्योंकि क्रिस्टल एनर्जी या लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर सॉल्वेशन एनर्जी, तो इसीलिए वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। और ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि जनाब आयनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फ्यूज फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। जो अगली टाइप है बॉन्ड की जनाब ये कहलाती है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जब आपके पास दो एटम्स हो या दो से ज़्यादा एटम्स हो जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क ना हो, तो उस केस में ना तो एक एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना दूसरा एटम उससे ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग एक जैसी है या थोड़ी सी चेंज होगी, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होती। तो इस केस में क्या होता है कि अगर दो एटम्स ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या करते हैं कि दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन या तीन तीन इलेक्ट्रॉन, जितनी भी उनको ज़रूरत है, वो उतने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेते हैं। तो वो शेयर्ड पेयर एक दफ़ा एक एटम के ऑर्बिट में घूमता है तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और एक दफ़ा वो दूसरे एटम के ऑक्टेट में रिवॉल्व करता है। इस तरह से दूसरे एटम का ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखें तो क्लोरीन गैस का जो मॉलिक्यूल बनता है, क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में 17 इलेक्ट्रॉन्स लगती है, और इसके आखिरी शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ये आपको पता है कि ऑक्टेट रूल कहता है कि जनाब किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसी तरह से दूसरा क्लोरीन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम है। तो क्या होता है कि जनाब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों शेयर करते हैं, और एक दफ़ा ये पेयर इसके ऑक्टेट में घूमता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और एक दफ़ा ये पेयर इसके ऑर्बिट में घूमता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसके नतीजे में ये भी स्टेबलाइज हो जाता है और ये भी स्टेबलाइज हो जाता है। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्टेबल वो बॉन्ड होगा। तो जनाब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो
242 किलो जूल पर मोल है। यहाँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, निकल रही है सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है। तो ये इसकी मिसाल है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की मिसाल है, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर हो सकते हैं। अगर हम ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल की मिसाल देखें तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो अगर कोई दूसरा ऑक्सीजन का एटम उसके पास आए और अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, तो वो दो शेयर्ड पेयर हैं, वो एक दफा एक ऑक्सीजन के इर्द घूमेंगे और एक दफा दूसरे ऑक्सीजन के ऑर्बिट के अंदर घूमेंगे। इस तरह से दोनों ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगे और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर्ड हो तो उसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो दो एटम्स के दरमियान तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि आप नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल में देखते हैं कि उसमें जनाब तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके N2 गैस मॉलिक्यूल बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर तो हो लेकिन वो दोनों एटम्स की वजह से शेयर ना हो, उसमें सिर्फ कोई एक एटम होगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा और दूसरा एटम होगा जो बेचारा खाली होगा, उसको वो इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा होगा। जैसे एक बड़ी आसान सी मिसाल दी जाती है कि जनाब जब अमोनिया फॉर्मेशन होती है ना, अमोनियम आयन की NH4+ की, अगर मैं आपको लिख के दिखाना चाहूँ तो मैं कोशिश करता हूँ। जैसे अमोनिया गैस है तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो माउस की वजह से मैंने माउस से कभी लिखा नहीं है तो लिहाजा थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पे जब भी कहीं एसिड से हाइड्रोजन आ जाता है, लेट से कोई एसिड आपने इसमें ऐड कर दिया, वो यहाँ आया। अब हाइड्रोजन एक बड़ा मासूम सा एटम है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और अगर वो इलेक्ट्रॉन भी ले लिया जाए तो हाइड्रोजन H+ बन जाता है। और एसिड जब भी किसी सिस्टम में डालते हैं तो वो H+ जनरेट करता है। यानी ये एक ऐसा आयन है जो अपने अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। तो जब अमोनिया इस हाइड्रोजन को देखता है तो ये कहता है कि भाई तुम मेरी ये जो लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तुम ले लो, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस हाइड्रोजन की जरूरत पूरी कर देते हैं और उसके नतीजे में अमोनियम आयन बन जाता है। उसके नतीजे में अमोनियम आयन बन जाता है। इस अमोनियम आयन में क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है, ये सिर्फ नाइट्रोजन ने शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन का इस शेयर्ड पेयर में कोई किरदार नहीं है। ये सिर्फ हाइड्रोजन जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आया था। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर तो हो रहा है लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है सिर्फ वही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन इसमें अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बने लेकिन उसमें शेयरिंग सिर्फ एक एटम का रहा हो, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम कहते हैं कि भाई ये जो है डोनर है। और जो उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन आयन इस केस में है, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसको आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आप रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, जिसकी टेल होती है डोनर की तरफ और इसकी जो हेड है वो होती है एक्सेप्टर की तरफ। तो ये एक आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। अब हम बात कर लेते हैं जनाब कुछ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो डिसिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर दो सिमिलर एटम्स हों, जैसे क्लोरीन है, दो क्लोरीन एटम मिलते हैं तो क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बन जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन है तो दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेगा तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मिलता है। इसी तरह नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन के दो एटम्स जब जुड़ते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू तो नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल बन जाता है। ये तीनों मॉलिक्यूल्स बनते हैं सिमिलर एटम्स के दरमियान। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बने
जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी फर्क नहीं होता, तो उसको आप कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड बने ऐसे एटम्स के दरमियान जो डिसिमिलर हो, जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन आयोडाइड है, IF है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ फर्क है, IFS की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ फर्क है। तो जब आपके पास ऐसी शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की जिसमें दो डिफरेंट एटम्स हो, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जैसे इस केस में अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की बात कर लेते हैं, तो इसमें आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के गिर्द कम वक्त गुजारेगा और आयोडीन के गिर्द ज्यादा वक्त गुजारेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस वजह से इस आयोडीन के ऊपर कुछ वक्त के लिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये पार्शियल का साइन होता है, तो पार्शियल पार्ट से निकला पार्टली, यानी वक्ती तौर पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे वक्ती तौर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बने, आप उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उसके ऊपर थोड़े से वक्त के लिए चार्जेस अपेयर हो जाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिस तरह से आयनिक कंपाउंड की हमने बात की थी, जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो उनकी कुछ खसूसियात होती हैं, इसी तरह से जब कोवेलेंट कंपाउंड बनता है तो उनकी खसूसियात होती हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो सेपरेट मॉलिक्यूल्स की सूरत में आपको नजर आते हैं। सेपरेट मॉलिक्यूल्स की सूरत में क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनको हम एक तरह से लिख तो देते हैं कि जनाब NaCl का ये मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स की सूरत में होते नहीं है, वो एक पूरी लैटिस होती है। यानी एक, अगर हम बात करें कि सोडियम है तो उसके गिर्द 6 क्लोरीन होते हैं, क्लोराइड होते हैं, और हर क्लोराइड के गिर्द फिर मजीद 6 सोडियम आयन होते हैं। तो वो इस तरह से सिलसिला चलता चला जाता है जब तक कि वो क्रिस्टल पूरा नहीं हो जाता। इसके बरक्स अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, तो कोवेलेंट कंपाउंड जैसे हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की बात कर ली या IF की बात कर ली, तो उसमें क्या होता है कि जनाब शेयरिंग हो गई, मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया, अब अगला जो मॉलिक्यूल होगा उसका बिल्कुल अलग हिसाब किताब है, एक मॉलिक्यूल अलग, दूसरा मॉलिक्यूल उससे भी अलग होगा, तीसरा मॉलिक्यूल उससे भी अलग होगा। तो ये सेपरेट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, इसमें लैटिस नहीं बनता। तो क्योंकि सेपरेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लिहाजा ये वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं या गैसेस भी होते हैं। अच्छा, ये क्योंकि मोल्टन फॉर्म में और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर कंडक्ट नहीं करते, तो हम इसको कहते हैं कि जनाब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितनी फोर्स होनी चाहिए थी, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड में लैटिस में देखी थी, वो यहाँ नहीं होती, लिहाजा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, और ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला मैटर होता है यहाँ पे। यहाँ पे ये लेक्चर हमारा तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, तो हर लेक्चर के आखिर में मैं कुछ सवालात आपके लिए देता हूँ। इसका जवाब मुझे लगता है कि मैं लेक्चर में दे भी चुका हूँ, लेकिन आप एक दफ़ा फिर से सोचिएगा कि कुछ आयनिक कंपाउंड्स जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, या इनके कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम के फॉस्फेट्स जो होते हैं, ये होते तो आयनिक है, लेकिन ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है आपके ख्याल से? दूसरी बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब हम किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उनकी सॉल्वेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो वो क्यों कम होती है सॉल्वेशन एनर्जी, वो आपको बताना है, कमेंट्स में बताना है। और अगर कोई इस पूरे लेक्चर में आपको मुश्किल है, कुछ चीज़ नहीं समझ आई, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।